देख रहे हैं आवाज अड्डा। डेविड हेडली की गवाही ने आज पाकिस्तान को बेनकाब कर लिया है। मुंबई पर 26/11 हमले के सरगना हाफिज सईद थे। इस हमले की प्लानिंग में पाकिस्तान सेना और आईएसआई के लोग शामिल थे। ये सारी बातें आज हेडली ने मुंबई की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताई है। डेविड हेडली ने ये तक माना कि वो दाऊद जिलानी से डेविड हेडली बने सिर्फ मुंबई पर हमला करने के लिए। हेडली के बयान के बाद अब पाकिस्तान के पास फरेब के कोई रास्ते नहीं बचे हैं। सच समझ में आ चुकी है और भारत कई सालों से जो बता रहा है वो साबित हो चुका है। लेकिन अब सवाल है कि हेडली के बयान पर पाकिस्तान कितना एक्शन लेगा। क्या 26/11 का केस वहां के कोर्ट में उसी धीमी रफ्तार से रेंगता रहेगा? क्या जाकिर और रहमान लखवी फिर से कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान के अदियाला जेल में सरकारी मेहमान बनेंगे? इसी पर करें हम आवाज अड्डा में आज खास चर्चा। हमारे साथ है मेगा पैनल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील फरहाना शाह जिन्होंने 26/11 केस में कसब को भी रिप्रेजेंट किया था, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन और आरएसएन सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस सुधाकर सरारकर, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉन न्यूज के संपादक इफ्तिकार शिराजी और राजनीतिक विश्लेषक तारिक पीरजादा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरी चर्चा में स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया आवाज अड्डा पर जुड़ने के लिए इस बड़े मुद्दे पर। मानेशिंदे साहब, सबसे पहले कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो डेविड हेडली ने आज कबूली है? सर अच्छा, मुझे तो इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो कि हमें पहले पता नहीं थी। तो इसमें बहुत सी बातें तो ऐसी है, कुछ बातें जरूर नहीं है, जैसे 2 बार हमले की कोशिश हुई, फेल हो गए, लेकिन ये उसने नहीं बताया कि किस तरह वापस गए। और भारत में कौन कौन किसी ने उसकी मदद की है, क्या कौन स्लीपर सेल में कौन है, इसके बारे में कुछ तो नहीं बताया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया जिसमें हम हमारे देश में कुछ लोगों पे कार्रवाई करें, फिर से उन्हें केस चला सके। फरहाना शाह, जो चीजें कसब ने हमें बताई थी और जिसके बेसिस पर वो सारा केस चला था, उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया है डेविड हेडली के बयान ने? जहां तक डेविड हेडली का सवाल है, उन्होंने जो भी आज कहा वो अपने हिसाब से उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या रेकी की थी, उन्होंने क्या क्या किया था और किस तरीके से सारे लोगों से मिले थे, सारी चीजें उनके साथ हुई थी। हालांकि जहां तक कसाब का सवाल है, तो कसाब ने जो भी कहा था वो कुछ चीजें अलग थी, जैसे कि वो उनका खुद का रोल जो है वो बयान कर रहे थे या उनके साथ जो हुआ वो बता रहे थे। और डेविड हेडली जो है वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरी रेकी वगैरह की थी, और कसाब जो है उनका तो लास्ट मोमेंट का जैसे था, बिकॉज वो तो जो थे वो 10 लोगों में शामिल थे जो 26/11 को आए थे जी। और डेविड हेडली उसके पहले ऑलरेडी सब रेकी वगैरह कर चुके थे, और उनका जो था वो पूरा मुआयना करके उन्होंने जो भी बताया था उसके हिसाब से वो सारे टारगेट सिलेक्ट हुए थे, सारी चीजें हुई थी। तो सम डिफरेंसेस डेफिनेटली है वहां पर उनके और उनके बयान में। सतीश मानेशिंदे जी, कितने जरूरी है ये रेवलेशंस और अब क्या पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना ही होगा? जो सारी चीजें हम कह रहे थे वो एक बार फिर प्रूव हुई हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान को एक्शन लेना था वो पहले ही ले सकते थे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जो भी एविडेंस थे वो उन पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ और जिन लोगों ने प्लानिंग की थी वो सब उनको डिस्क्लोज की है। तो इतना दबाव होने के बाद भी उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। उनका ट्रायल भी जो चल रही है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से वो ऑलमोस्ट जोक बन गई है कि इधर यहाँ पे वहां पे कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि जो भी अभी जानकारी आई है हेडली के स्टेटमेंट से, वो तो पहले दिन से ही पेपर में या मीडिया में आ चुकी है और जो भी उसने कहा है अमेरिकन कोर्ट्स में डिस्क्लोज हो गई है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तो हिस्टोरिक बात है कि अमेरिका ने अपने जो जेल में बैठा है 35 साल की सजा काटने के लिए, उसको उन्होंने परमिशन दी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे
पहली बार इंडियन कोर्ट में डिपोज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कोर्ट ने उसको अप्रूवर के नाते उसको माफी कर दी है। और मेरे ख्याल से ये जो डिस्क्लोजर हो रही है ये तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि कोर्ट में हो रही है। अब तक जो आई है इंफॉर्मेशन वो सिर्फ न्यूज़पेपर में या कोई डिप्लोमेटिक चैनल से आ रही थी, लेकिन पहली बार ये है कि ऑन ओथ ही हैज मेड अ स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। और इस जानकारी को अगर हम पाकिस्तान को देंगे वो अंडर प्रेशर आके कुछ एक्शन ले सकते हैं अगर वो जेन्युइन है। तो ये देखना पड़ेगा अपने को कि किस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने कानून को हाथ में लेके कार्रवाई लेगी। बिल्कुल पीरजादा साहब, क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि 26/11 का केस जो चल रहा है पाकिस्तान में वो रफ्तार पकड़ेगा? क्योंकि विटनेसेस नहीं आ रहे हैं, वॉइस सैंपल्स एक्सेप्ट नहीं हो रही है, वो केस कहीं ना कहीं जाकर मर गया है, शैम है, जैसे सतीश मानुशिंडे ने कहा। डेविड हेडली के रेवलेशंस के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये केस आगे बढ़ेगा, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? कि बात यह है कि भारत में जब वो कसाब जिंदा था ना, उस वक्त अगर इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए जाते और उसको फांसी देने से पहले ये तमाम तहकीकात मुकम्मल हो जाती कि कौन शामिल है और कौन नहीं है, तो बहुत सी आपकी भी आसानियां हो जाती। मगर आप लोगों के दिल में इतनी नफरत थी कि किसी को तो इंतकाम का निशाना बनाया जाए। और वो बच्चा जो आपके हाथ में आया था अजमल कसाब, उसके मुतालिक कुछ साबित होने से पहले देखिए पीरजादा जी, आप ना अननेसेसरली प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बहुत ही सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आप अननेसेसरली प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। कसाब का जो ट्रायल था, कसाब का जो ट्रायल था वो एक एग्जाम्पल था लीगल जस्टिस सिस्टम के लिए। सुशांत सरीन जी, नहीं वो नहीं, उसमें तो हिंदुस्तान ने अपना मजाक उड़ाया था। देखिए आई डोंट नो, हम लोग इनको आई डोंट नो इस तरीके के लोगों को हम क्यों बुलाते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, और इस तरीके की जो ये बेबुनियाद और फजूल की बातें करते हैं। आई डोंट नो व्हाई वी कॉल दीज पीपल। पुअर फेलो, ही इज आपको जैसे आदाब अगर आपसे सीखना पड़े तो फिर क्या? आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल इज दिस? अब जिस आदमी के लिए एक दहशतगर्द बच्चा है, अब वो क्या आदमी है? वो खुद ही दहशतगर्द है। लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या कोई प्रोवोकेटिवली नहीं बोल रहा है। आई डोंट नो व्हाई वी कॉल हिम। मिस्टर पीरजादा साहब, थोड़ा सा मैं आपको ओरिएंट कर दूं। किस चैनल पे बोल रहे हैं? आपको आदत होगी शायद कि भारत के कई चैनल पर आप अपियर होते होंगे जहां पर एक टाइप की डिबेट होती है, यहाँ वो नहीं होती है। मैं आपसे सीरियसली पूछ रही हूँ, मैं आपसे सीरियसली सवाल पूछ रही हूँ, एक सीरियस जवाब की उम्मीद कर रही हूँ। आपने हेडले के मुतालिक पूछा है, अब मुझे याद है आपका सवाल, मुझे बात तो करने दीजिए ना। जी बताइए आंसर। अच्छा जी, प्रॉपर आंसर की तरफ आ रहे हैं। वो तो जो देना था वो दे चुका हूं। आप हेडले की बात करते हैं। आपको एक बात सबको समझ लेनी चाहिए, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह पर, कि जब आप एक शख्स को किसी जगह भेजते हैं, जैसे 8 में से 7 जगह कहा गया कि हेडले जो है हिंदुस्तान आया और उसने बंबई में रैकी की, अभी एक रैकी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, और उसने जब जो ओबराय होटल है, ताजमहल होटल है, उन सब का पता लगाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और बड़ी ये आम बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने जरूरी हो गया है कि ये मालूम करने के लिए कि ओबराय होटल कहाँ है और ताजमहल कहाँ है और बंबई का मरकज कहाँ है, अगर आप चाहें तो इस वक्त गूगल अर्थ पे जाएं तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किसी डेविड हेडले के वहां बुलाए जाने की जरूरत या भेजे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस पर जाइए और एक एक चप्पा, एक एक इंच आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन डेविड हेडली ने यह भी बताया है कि ये तीसरा अटेम्प्ट था मुंबई में अटैक करवाने का। RSN सिंह एक पॉइंट जो उठाया पीरजादा साहब ने, उसका आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें डेविड हेडली की क्या जरूरत थी अटैक करवाने के लिए? नहीं, डेविड हेडली पाकिस्तान का जो नार्को टेररिज्म का जो इनका जो विच इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक कल्चर ना, उसका वो हिस्सा है।
और आपको मालूम है कि इतने बड़े ऑपरेशंस को फिनांस की बात कर दी है, ऑपरेशंस को फिनांस करने सुना। देखिए, हमारे पूरे पैनल पे जो लोग हैं उन्होंने सब लोगों ने आपकी बात बहुत पेशेंस से सुनी। ये आपको शायद किसी और भारतीय चैनल पर इतना मौका भी नहीं मिलेगा अपनी बात पूरी रखने के लिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि RSNC की बात भी आप उतनी ही पेशेंस से सुनिए। इट्स ओनली फेयर, इट्स ओनली फेयर। मिस्टर सिंह, सुन रहा हूँ। RSNC मैं कह रहा था मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल एक जो इंट्रिंसिक फीचर है पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर का, नार्को टेररिज्म। इनके खुद अरे ये हंस रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उस समय कोई एक आर्मी चीफ इनके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मुंबई में 166 लोगों की जान, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास आर्मी चीफ आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा जो कवर्ट ऑपरेशंस है हमको परमिट कीजिए कि हम ड्रग मनी से उसको फिनांस कर सके। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो आप वो जो बच्चा निकल गया वो दहशत, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में ज्यादा बच्चे दहशतगर्द भी पैदा हो रहे हैं। तो सुशांत यहाँ पर आपको मौका मिलेगा आपका रिस्पांस देने के लिए, और आप उससे पहले सबके पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी और तभी आप अपनी बात रख सकेंगे। ऐसे आप इंटरप्ट ना कीजिए क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। सुशांत सरीन जी, वो आप पॉइंट रख रहे हैं क्योंकि आप पूछ रहे थे कि हमने तारिक पीरजादा को क्यों बुलाया, क्योंकि हम आज पाकिस्तान से वो वॉइस सुनना चाहते हैं। नहीं, इनको क्यों बुलाते हैं हम लोग? जो हमको सुनने को मिलेगा जब भारत ये सारी प्रूफ हैंडओवर करेगा, द 1nth डॉसियर जाएगा पाकिस्तान के पास। मालूम है आपके सारे मेहमान, और हमारी उम्मीद है कि वहाँ हाफिज सईद को लेकर कुछ हो। मालूम है ना कि आपके तमाम मेहमान कह चुके हैं। जी, सुशांत सरीन से मेरा सवाल है। ये कैसा आदमी है यार? ये डज ही हैव अ वर्बल डायरिया? क्या इसको प्रॉब्लम क्या है इस आदमी को? ये अपने आप को डिप्लोमेट बोलता था, क्या आदमी है भाई? इसको क्यों हम लेके आते हैं? क्यों इसको यहाँ पर भौंकते देते हैं हम ओपनली स्क्रीन पे? आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी ऑफ दिस barking dog. I don't want to be a party to this program. ये इस तरीके के आदमी को आप लेके आते हैं, I can't understand. हम कम से कम अपनी डेकोरम रखें। मैं कोई ऐसे जाहिल आदमी के साथ क्या डेकोरम रखूंगा मैं? I don't want to be a part of this. तारिक पीरजादा जी प्लीज, I don't want to be a part of this. आप देखिए, आपका इस तरीके के जानवर टाइप आदमी को लेके आते हैं, इसको ना तहजीब है ना अकल है, कैसे बात करते हैं, जहाँ पर आके भौंकते जा रहा है ये। I don't want to be a part of it. सुशांत गो है, सुशांत तारिक पीरजादा जी, आप What kind of a man is he? आपका वॉल्यूम में म्यूट कर, Ask him to shut up. सुनने ही नहीं देता है, ना खुद बकबक करते रहेगा, किसी की ना बात सुनता है ना अकल की बात करता है ये आदमी। आई डोंट वांट टू, तमन्ना प्लीज कीप मी आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। करेंगे आपको मैं म्यूट कर रही हूँ तारिक पीरजादा जी, और सुशांत आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं रियली मैं कंटिन्यू करूँ? मुझे पहले पता होता कि इस तरीके के ऑब्नॉक्शियस आदमी ने आना था, मैं आता ही ना आपके प्रोग्राम पे। नहीं सुशांत, और जिस तरीके के इनके वो तर्क हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रियल फेस, यही हम फेस करने वाले हैं जी। नो, ये हमारा कंटिन्यू नया फेस थोड़ी है ये हम पिछले 30 साल से इसको फेस कर रहे हैं, और हमारा अभी भी टेम्पलेट वही है जो पुराना था। जिस तरीके के ये भोंडे से वो देते हैं कि गूगल मैप से देख लेते, तो गूगल मैप्स तो पेशावर का जो स्कूल है या चारसद्दा की यूनिवर्सिटी है वो भी गूगल मैप्स में नजर आती है। तो वहां पर तो आप ढंडोरा पीटते हैं कि पता नहीं कौन सी रेकी हुई थी और कितनी हुई थी। डेविड हेडली के केस में आपको रेकी नजर नहीं आती, और आपको पाकिस्तान की इंटेंशन का इस चीज से पता लग जाएगा कि जिस तरीके की टेस्टमनी आज डेविड हेडली ने भारत के कोर्ट में दी, अगर पाकिस्तान इसी तरीके की टेस्टमनी अपने कोर्ट में लेता तो फिर उनकी संजीदगी इस केस में समझ आती, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो इस केस को लेकर जाना ही नहीं चाहते टू द लॉजिकल कंक्लूजन। नहीं, सो देन द पॉइंट इज सुशांत, आरपी सिंह साहब, फिर ये इसमें पॉइंट ये है कि हम अब डेविड हेडली यू डिड नॉट क्या जा रहे हैं, यू डिड नॉट अलाउ मी टू कंप्लीट। आपकी चालाकियां अमेरिका भी समझता है और दुनिया भी समझती है।
जी, RSN सिंह साहब मैं आप पर आ रही हूं, पर आरपी सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे मेरा सवाल है कि अब जो डेविड हेडली ने कहा है कोर्ट में, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स अब हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पठानकोट पर तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक। इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होना चाहिए? आपके अंदर की दहशतगर्दी है पठानकोट, इसलिए हिंदुस्तान खामोश हो गया है। पीरजादा साहब, अगर आपसे सवाल नहीं पूछा गया, आप बोले जा रहे हैं, ये बहुत ही अजीब तरीका है आपका डिबेट में हिस्सा लेने का। आरपी सिंह, आपसे सवाल है। इसको आप 5,000 रुपए देते हैं, आपके प्रोग्राम में आ जाता है। ये पीरजादा साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? 10,000 रुपए तो मेरे घर के जी, आरपी सिंह आपसे सवाल है, बताइए। वही दादा साहब, एक मिनट दे दीजिए। वो सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। पीरजादा साहब, आप कह रहे हैं कि डेविड हेडली यहाँ क्या करने आए? वो गूगल मैप पे सब कुछ हो सकता था, सर्च हो सकती थी। वो ये करने आए कि यहाँ पर ज्यूज कहाँ रहते थे, वो जो छबाड़ा हाउस था वहां पर यहूदी कहाँ रहते थे, वो ताजमहल या ओबराय होटल देखने नहीं आए थे, वो और चीजें पता करने आए थे। आपकी जानकारी वो आप गूगल मैप पे सर्च नहीं मार सकती थी, वहां पर ज्यूज कहाँ रहते थे पीरजादा साहब। इसकी और चीजें बताइए ना क्या थी? उनको ये कहना कि वो क्या करने आए थे, आपकी जानकारी पुख्ता कर दो। पूछूं एक बात, और ये सबको जानकारी है कि आपका कैसा, आपकी नफरत है यहूदियों के खिलाफ, ये सबको जानकारी है पूरी दुनिया में। अरे और सुनिए पीरजादा साहब, आज आपको शर्म आनी चाहिए, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। आज नवाज शरीफ साहब को ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कौन से शरीफ साहब का हुकूमत चलती है। आज उनको अगर आज भी उन्होंने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, अपील नहीं करी, इसके बावजूद अगले 4-5 दिन में जीत जाएगा, उसके बाद दुनिया भर में आपको शर्म आएगी और दुनिया में मुंह छुपाने के काबू नहीं बचेंगे आप। उसके बाद कि आप हमें तो बहुत कुछ जानकारी है, आप दुनिया भर में मुंह छुपाने के काबू थोड़ा आगे निकलते हैं, पूरे रेटरिक से थोड़ा आगे निकलते हैं। आरपी सिंह साहब, मेरा आपसे सवाल था कि भारत क्या करेगा, मेरा आपसे सवाल था कि डिप्लोमेटिक भारत क्या करेगा। सतीश मानेकशॉ जी, जुट पड़ी वहां से, जैसे आज मिस्टर पीरजादा बैठकर कह रहे हैं कि कौन है, क्या है, शायद सच बोल रहा है या नहीं, अगर पाकिस्तान इसे वैसे ही एक्सेप्ट ना करे, देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। भाई आपने खुद सतीश मानेकशॉ जी, बात सुनिए साहब, सुनिए एक बार आपने बोल दिया, मेरी सुन लीजिए, आपको बहुत देर से सुन रहे हैं और थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए। आपको हो रहा है टीवी पे, हम बात नहीं कर सकते। आप सुनिए जी, आरपी सिंह, मेरा आपसे आप सवाल खत्म हो गया है। आरपी सिंह जी, आप रुक जाइए। पीरजादा जी का ऑडियो मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हर तरह की पर्सपेक्टिव इस डिबेट पर आए। मेरी आवाज, आरपी सिंह जी, आप शांत हो जाइए। जी, सतीश मानेकशॉ जी, मेरा सवाल ये है कि अब अगर पाकिस्तान इसको कहेगा कि हम डेविड हेडली को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, हम नहीं मानते वो जो कह रहा है, देन आर वी बैक टू स्क्वायर वन लीगली? देखिए, पाकिस्तान तो कुछ भी सबूत आप उनको पेश करेंगे तो कबूल नहीं करेगी। उनका स्टैंड वही रही है, क्योंकि 5 साल बाद भी वो ये एविडेंस लेके कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। ये साबित हो गई है कि उनको कुछ करने का ही नहीं है। दूसरी बात ये है ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में साबित होना है, वो बार बार इंडिया को अटैक कर रहे हैं। उनका तो जो इंटेंशन है वो तो काफी क्लियर है, इसीलिए वो करे या नहीं करे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स और जो भी है उनको पता चलना चाहिए कि ये हो रही है इंडिया में, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके जिक्र कर लीजिए। 1 लाख कश्मीरी जिन्हें आपने कत्ल किया है, सिंह जी और मिस्टर पीरजादा, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको मौका मिलेगा कि सबके पॉइंट्स का आपने जवाब दिया। बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा बलूचिस्तान में कितने मरे, आपके गिलगित में कितने मारे आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हाल कर रखा है? आरपी सिंह जी, प्लीज जरा समझौता एक्सप्रेस आंकड़ा हेडली की गवाही का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इम्पोर्टेंस है? जो आपने हमें इनवाइट की वो ठीक चल रही थी, ऐसे ही डिबेट चालू रहेगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। प्लीज, आई एम नॉट यूज्ड टू सम कन्वर्सेशन लाइक दिस ऑन इवन आई एम नॉट यूज्ड टू इट। RSN सिंह जी, नो, विल डू अ प्रॉपर डिबेट। RSN सिंह जी, if at all you want to conduct a program properly, please do it. If you don't have any control, then I don't think we should be participating in No, I think सब एक एक करके बोलेंगे तभी कोई मतलब है व्यूअर्स के लिए। RSN सिंह जी, आपसे मेरा पॉइंट है, अब फिर क्या इम्प्लीकेशन है डेविड हेडली के बयानों का?
देखिए, इम्प्लीकेशंस ये है कि ये एक लीगल प्रोसेस का एक हिस्सा है। मैं पहले भी ये कहता हूं कि जितने ये प्रूफ और एविडेंस की बात होती है, दिस इज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। और ये जो बेवकूफ ये कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान के कि इसको कौन मानेगा, ये नहीं, हिंदुस्तान के बेवकूफ जो इस वक्त बोल रहे हैं, जरा आप अपनी बात कीजिए। हाँ। आप हिंदुस्तान के बेवकूफ के तौर पे बात कीजिए। हाँ, चुप हो जाओ अभी। जी, उनका मैंने ऑडियो डाउन कर दिया। जी बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि डेविड हेडली क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में था। अब बताइए कि इनके जो अमेरिकन फ्रेंड्स उनको वहां पे रखे हुए हैं और वहां से वो डिपोज कर रहे हैं, तो वो क्या वो यहाँ का वेदर पूछने के लिए वो कर रही है? कैसी बात करते हैं? लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, दो चार चीजें मैं आपको बता दूं, बड़ी अहम बात है कि ये इसके पूरे डिपोजिशन से दो चार चीजें बड़ी खुल के आती हैं। दैट द प्लान फॉर 26/11 वाज कंसीव्ड एट द हाईएस्ट लेवल। एग्जैक्टली। द डिटेल्ड प्लानिंग वाज डन बाय नन अदर देन डेविड हेडली। डेविड हेडली ने पूरी डिटेल्ड प्लानिंग की है। 7 मर्तबा वो इस धरती पे आया, हिंदुस्तान की धरती पर। उसने पूरा मुआयना किया है। और जो मैन पावर जो है, वो मैन पावर वो लश्कर तोयबा ने प्रोवाइड किया है। ये देखो, ये जो पाकिस्तान के जो बैठे हुए हैं, ये बड़ा, ये इट इज ऑल्सो अ कमेंट्री ऑफ द सोशल डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये डेविड हेडली जो है, आप ये जान लीजिए कि वहां का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री स्कूल है, वहां का प्रोडक्ट है। ये हसन अब्दाल में है। इसके जो कोर्समेट्स हैं अभी वो ब्रिगेडियर्स और वो जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। जब 2008 26/11 हुई थी, तब इसके कोर्समेट्स जो थे उस समय भी ये ब्रिगेडियर्स मेजर जनरल्स होंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि इसके तार कहां पे जुड़े हुए हैं। तो ये एक पढ़े लिखे आदमी को इन्होंने इसको थोड़ा इस्तेमाल किया, दिमाग वाले आदमी को, ये पूरा रिकॉनेसेंस और प्लानिंग करने के लिए। और बाकी जो कैनन फॉडर हैं, ये कैनन जिसको ये बच्चा बोल रहा है, ये वही अनपढ़ बच्चे जो कि मदरसों में जाते हैं, हफीज सईद के स्कूलों में जाते हैं, ये पीरजादा जैसों के बच्चे अमेरिका में जाते हैं। और उन लोगों को, इनके बच्चों की जान नहीं जाती है, मैं आपको बता दूं जी। इनके बच्चों की जान नहीं जाती है। ये अजमल कसाब जैसे लोगों को तैयार करते हैं सुइसाइड बॉम्बर बनाने के लिए। इस्लाम के नाम पे ये जितनी बेहूदगी हो रही है, ये केवल इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन करके। तो ये पूरे सोशल डायनेमिक्स को भी उसने उजागर कर दिया है। ओके। अब बात कुछ चीजें और खुल के आनी चाहिए कल को, कि मुझे इन्होंने ये डेविड हेडली ने ये भी कहा था कि उसने यहां पे 2-3 और टारगेट्स का मुआयना किया था, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का घर का, इंडिया गेट का और इसका सीबीआई हेडक्वार्टर्स का। और मैं आपको बता दूं कि वो जिस समय वो रेकी कर रहा था, यहां के एक इंग्लिश चैनल ने एक यहां स्टोरी चलाई थी, जिस स्टोरी की तकदीर केवल 48 घंटे थी। और वो एक सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन था कि जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो थे, जो आज भी वाइस प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर अटैक करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए, ये हिंदू टेरर बनाने का 26/11 को, फिर ये हमीद अंसारी वाली बात, इसका क्या एंगल था? रिस्ट्रिक्ट करें, हम बहुत ही विशाल टॉपिक, हमारे पॉइंट्स रिस्ट्रिक्ट करें ताकि एक प्रॉपर फ्लो हो पूरे डिबेट का। अब इफ्तिकार शिराजी साहब के पास आते हैं, एडिटर हैं डॉन न्यूज के। इफ्तिकार शिराजी साहब, सिंपल सवाल यही है कि डेविड हेडली ने जो कहा है, यूएस के एक जेल में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने बंबई के एक कोर्ट में ये सारी गवाही अपनी दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं भारत में कि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करे और 26/11 का जो ट्रायल वो आगे बढ़े, क्योंकि जिन लोगों ने करवाया वो तो सब पाकिस्तान में ही खुले घूम रहे हैं।
बोलिए। देखिए, जहां तक हेडली के रेवलेशंस की बात है, इनफैक्ट आपको इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल या इसके लीगल जबान में बात करें तो जो कुछ उन्होंने रिवील किया उसको स्टैब्लिश करने के लिए एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेट के लोग थे, इनफैक्ट स्टेट फंक्शनरीज थे जिन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी बनाई और उसके बाद उनको भी शामिल किया और अल्टीमेटली इसके अंदर पाकिस्तान की रियासत इन्वॉल्व है, या इनफैक्ट रियासत के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका इंडिविजुअल एक्ट है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात, इससे पहले भी इंडिया ने कुछ ऐसे एविडेंस जरूर प्रोवाइड किए होंगे जिसकी बुनियाद पर हमने ज़कीर रहमान लखवी को गिरफ्तार भी किया, पाकिस्तान के अंदर जेल में भी रहा, इनफैक्ट जेल के अंदर ट्रायल भी हुआ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इससे पहले कोई एविडेंस था नहीं और अब इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये बहुत बड़ी वाइटल है और उसके बाद हम किसी लॉजिकल एंड पे जा पहुंचेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता इनफैक्ट। और जाहिर सी बात है, अमेरिका में बैठा शख्स अगर कोई बात कर भी रहा है तो उसको कितना सच्चा माना जाए, और फिर जो क्लेम कर रहा है उस क्लेम को स्टैब्लिश करने के लिए जो लिंकेजेस चाहिए वो लिंकेजेस क्या मौजूद हैं या नहीं है, ये बड़ी अहम बात है। उससे बढ़कर जो मैं एक बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर हम कहें कि टेररिज्म, तो टेररिज्म एक इंटरनेशनल फिनोमेना बन चुका है। अगर पाकिस्तान पे इल्जाम है कि इसको एज ए स्टेट टूल यूज किया जाता है तो अब पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल भी हो रहा है। और मोर इम्पोर्टेंटली जब लेकिन 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में इफ्तिकार और सुशांत, आई लाइक यू टू कम इन, 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में अगर ISI में बड़े अफसर, अगर पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर इसमें इन्वॉल्व है तो नॉन स्टेट रोग एक्टर्स वाली कहानी तो कोलैप्स हो गई है। सुशांत देखिए, अगेन उसको अगर स्टेट हो नहीं कर, जो शिराजी साहब, मेरा तो सवाल ये होगा ना आपसे, मेरी बात सुने, मेरा सवाल आपसे ये होगा अगर पाकिस्तान की स्टेट इसको डिसोन करती है तो आपके पास तो क्या एविडेंस है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ISI हो, आर्मी हो, जो सिविल सेटअप के अंदर कोई बंदा इंडिविजुअल एक्ट करे, हम तो कहते हैं कि कारगिल का मामला भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में तो नहीं था। नवाज शरीफ जी तो ये कहते थे कि मुझे तो पता नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी एडवेंचर करने जा रही है। आपका सवाल समझ में आ गया सुशांत, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए मेरे ख्याल जो पेचीदगियां हैं पाकिस्तान के अंदर उसको बयान शिराजी साहब कर रहे हैं कि अगर इसमें जो स्टेट एक्टर्स हैं उनका हाथ इसमें है तो फिर आप कैसे हाथ डालेंगे और स्टेट कैसे मानेगा, और अगर स्टेट उससे मुकर जाए तो ये केस बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे कि मेरे ख्याल मानेशिंदे साहब ने पहले कहा था। दूसरी चीज ये है कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है कि कानून बनता है जो लोग जुर्म करते हैं उनको पनिश करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके के क्राइम्स इन टेररिस्ट ने किए हैं, कानून उनकी ढाल बनकर उनको बचाने के लिए आ रहा है सामने, और कानून की दुहाई दी जाती है उस तरीके के दहशतगर्दों को बचाने के लिए। अब अगर रियासत डेफिनेटली ये चाहती है कि इन लोगों को सजा मिले, तो वो उसको फिर, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि जिस तरीके की टेस्टिमनी भारत ने अपने कोर्ट में अबू जिंदाल के केस में हेडली की करवाई है, वो पाकिस्तान भी उस तरीके से करवा सकता था। बेशक उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती। पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली एक बहुत अहम उसमें विटनेस बनता है केस में, वो एक डेलीगेशन भी भेज सकते थे अमेरिका, जैसे NIA गया था, और वहां पर उसकी तफ्तीश हो सकती थी। लेकिन अब ये सारा कुछ अगर आपकी मंशा ना हो तो फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी। और जहां तक एविडेंस है, जितना पाकिस्तान के अंदर भी एविडेंस इकट्ठा किया गया है वो काफी था इन लोगों को जेल में डालने के लिए और जेल की चाबी बाहर फेंकने के लिए समुद्र में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जो आज डेविड हेडली ने जो टेस्टिमनी दी है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो पहली बारी भारतीय कोर्ट में आई है और वो एक लिहाज से एक एडमिसिबल बनती है और वो एक लिहाज से एक एविडेंस बनती है कोर्ट्स में। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद शायद और हो जाएगा। मसला ये है कि जो लोगों का उन्होंने नाम लिया है उनकी आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है। अब अगर कोई बोलेगा भारत में कोई मेजर कुमार है या कर्नल शर्मा है, तो 85 कर्नल शर्मा और मेजर कुमार होंगे। तो क्या वो जो मेजर इकबाल है वो एक्चुअल नाम है किसी का, या वो कौन सा शख्स है?
अभी तक तो हम साजिद मीर को भी नैरो डाउन नहीं कर पाए कि ये एक्चुअली आदमी कौन है, इसकी तस्वीर क्या है। तो वो जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो अभी भी है। फिर जो बड़ा सवाल है, और ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तारिक पीरजादा जी, आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन उम्मीद करूंगी कि आप अपने टॉपिक पर है कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन फिर जो मेजर सवाल है, अगर हम तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा कोऑपरेट नहीं करने वाला है, तो फिर अब हम डेविड हेडली के स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं 26/11 के लिए जस्टिस हासिल करने के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डेविड हेडली ने खुलासा किया है, पाकिस्तान को बेनकाब किया है, लेकिन अब इससे हमारी मदद कैसे होगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सतीश माने शिंदे जी, ये अगर हम मानकर चले कि पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं करेगा, जिस तरह से कोऑपरेशन की कमी अभी भी नजर आ रही है, विकल्प क्या है भारत के पास? क्या डेविड हेडली की गवाही को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने के लिए, अमेरिका के द्वारा शायद प्रेशर बिल्ड करने के लिए? अमेरिका और बाकी इंटरनेशनल जो हमारे लाइक माइंडेड स्टेट्स है वो प्रेशर ला सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक्ट करेगी नहीं। इंडिया और अमेरिका अभी दोनों जॉइंट टेररिज्म को फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने उसामा को ट्रेस करके उड़ा दिया था, उसी तरह बाकी लोग जो इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। वही एक तरीका हो रहा है, और गवर्नमेंट ऐसे तय करेगी तो हो सकती है। ओके, तारिक पीरजादा जी, मैं आपका ऑडियो अब कर रही हूँ इसी कैवियट के साथ कि आप, अफसोस की बात है, मैंने सवाल पूछा भी नहीं, ऑडियो बंद कर दिया था। ये मैंने सवाल आपसे पूछा भी नहीं है, बल्कि बड़े शर्म की बात है कि ऐसा किया गया है। ओके, कैन आई आस्क द क्वेश्चन नाउ? मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान में ये, अब देखिए आपने खुद कहा कि आप लोग भी टेरर के विक्टिम हैं और एक बदलाव देखा गया है पठानकोट को लेकर। मेरा सवाल सुन लीजिए तारिक पीरजादा जी, एटलीस्ट लिसन टू माय क्वेश्चन। मेरा ये आपसे सवाल है कि पाकिस्तान भी टेरर का विक्टिम अब आम जनता दिख रही है। एक बदलाव हमने देखा, आपकी जो पेशावर में अटैक हुआ, जिस तरह का एक्शन लिया गया, पठानकोट के बाद हम अभी तक उम्मीद कर रहे हैं। क्या उस कॉन्टेक्स्ट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि डेविड हेडली ने जो बताया है, आप फिर आगे बढ़ के बोले कि हम मेजर इकबाल और साजिद मीर को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं? मैंने तो कोई बात भी नहीं कही। आपने तमाम बातें मेरे मुंह में डाल दी हैं। पहले तो बात यह है कि आज से 3 दिन पहले ISI ने अपने हेडक्वार्टर्स में नवाज शरीफ को 4 घंटे एक ब्रीफिंग दी, और उसमें उन्होंने तमाम प्रूफ दिए कि जो 4 पर हमला हुआ है वो बराह रास्त अफगानिस्तान के जरिए भारत ने करवाया था। इस सबूत के साथ उन्होंने ये बात कही है और ये पाकिस्तान के अखबारों में आ चुकी है। दूसरी बात, जो पठानकोट का हमला है जिस पर आपको चुप लग गई है, उसके अंदर आपके अंदर से दहशतगर्दी हुई और आपने मसूद अजहर का नाम लिया। आज अखबारों में तमाम रिपोर्ट आ गई है कि इंडिया को बता दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन से मसूद अजहर का नाम बीच में नहीं आता। अब तीसरी बात आ गई हेडले वाली। हेडले एक मुजरिम को, जिसे 35 साल से वहां पे सजा हुई है अमेरिका में, आप उसको एक अप्रूवर बनाकर, जो आपके लिए एक शर्म की बात है और आप तस्लीम भी करते हैं कि उसको, जरा मेरी बात सुनिए आखिरी, आप ये तस्लीम भी करते हैं कि उसने कोई नई बात नहीं की। आप ये मौजूदा जो डेपोजिशन ले रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान को डिमोनाइज करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और भारत जिसको अपने अंदर देखना चाहिए, समझौता एक्सप्रेस को देखना चाहिए। ओके, नहीं आप मतलब ये मुझे लगता है आप कभी कभी हमारे पॉलिटिकल डिबेट्स को देखकर ट्रेनिंग करते हैं कि जो पूछा गया उसका तो जवाब दीजिए मत, क्योंकि आपको बस अपनी बात कहनी, अपने अंदाज से आपको एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट करना है जिसका कोई मतलब है नहीं। स्क्रिप्ट लिखा के आए हैं वही बोलेंगे ना, जिसका कोई मतलब है नहीं। मतलब कुछ भी पूछ लो, आप कोई सेंसिबल बात उसमें करने नहीं वाले हैं। और मिस्टर पीरजादा, मैं फिर से आपका वॉल्यूम म्यूट करूंगी क्योंकि मुझे डिबेट सेंसिबली बढ़ानी है। इफ्तिकार शिराजी ने भी कई पॉइंट्स रखे जो शायद हमारे कुछ पैनलिस्ट और हमारे कुछ दर्शकों को सुनकर अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन यही डिबेट होती है कि उन्होंने बोला और किसी ने जवाब दिया। तो आप भी इस फॉर्मेट को
फॉलो करने की कोशिश करें। अब फरहाना जी, बात यह है कि हम इसको लीगली कैसे इस्तेमाल करें, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? इनफैक्ट देखा जाए तो जहां तक हेडली के डिपोजिशन का सवाल है, उनका डिपोजिशन तो अमेरिका भी रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर थी जो आज वो फिर से दोहरा रहे हैं इंडिया में एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो इनफैक्ट उसी डिपोजिशन को इस्तेमाल करना चाहिए था कि बिकॉज वो एक थर्ड कंट्री है जिन्होंने उनका डिपोजिशन रिकॉर्ड किया है और जरूरी नहीं था कि इंडिया फिर से वही चीज फिर से रिकॉर्ड किया जाए और फिर पाकिस्तान को दिया जाए। अगर इस पर सही मायने में इस पर अमल करना है तो जो वहां पे उन्होंने एविडेंस दिया है उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी को एक्सेप्ट करके और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि आप इस पर एक्शन लो। तो हमारा ये ख्याल है कि नो डाउट बिकॉज सी इंडिया अपनी जगह एक अलग ये है जो भी लीगल। सुशांत, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आरपी, मैं आपके पास आती हूँ लेकिन आरपी सिंह से मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आज एक दूसरा जो कॉन्ट्रेरियन व्यू ये भी आ रहा है। नहीं तमन्ना, मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। ओके, कैन आई कमेंट? ये जो भी मुझसे पहले बोल रही थी, फरहाना कह रही है मेरे ख्याल लीगली वो पोजीशन टेनेबल नहीं है और मेरे ख्याल माने शिंदे साहब मेरे साथ उसमें मुत्तफिक होंगे। एक किसी एक्सटर्नल कोर्ट में या किसी दूसरे तीसरे देश के कोर्ट में अगर एक डेपोजिशन या एक टेस्टिमनी है वो भारतीय कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकती। तो अभी जो टेस्टिमनी वो यहां पर देगा वो एक एडमिसिबल टेस्टिमनी होगी जिसके बेसिस के ऊपर आप किसी को कन्विक्ट या किसी को अक्विट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल ये एक लीगली जो वो बयान कर रही हैं वो अनटेनेबल पोजीशन है। ओके, परहैप्स फरहाना शाह लॉयर है, सीनियर लॉयर है, खुद मुकासब को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो वो एक लीगल पोजीशन से आ रही हैं। अनटेनेबल है या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर आरपी सिंह जी, इस स्टेटमेंट के लिए हमने हेडली को पार्डन कर दिया है और इस स्टेटमेंट से हमें हासिल क्या हुआ है? क्या अब वापस भारत डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन में है कि हमें जाकर अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि प्लीज पाकिस्तान से कुछ करवा लीजिए, हमसे तो हो नहीं रहा, हमारी बात सुन नहीं रहे? पहली बात तो ये कूटनीतिक सक्सेस है मोदी सरकार की, जो ये पहली बार ये इस प्रकार का डिस्पोजिशन हो रहा है यहाँ पर। बेशक वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और दूसरी बात मैं वापस कहता हूं, बेशक वो कार्रवाई करें न करें, ऑलरेडी $10 बिलियन की उनके सिर पे बाउंटी है अमेरिका की ओर से, उनके सिर पे इनाम है हाफिज सईद के सिर पे, वो कार्रवाई करने करें, परंतु एक वर्ल्ड वाइड प्रेशर बनता है। हर 2 दिन उनके वीडियो निकलते हैं जहां वो कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं मान रहा हूं, अरे उसामा बिन लादेन के भी निकलते थे, ऐसी बात नहीं है, पर इश्यू है कि आज एक प्रेशर बनेगा पाकिस्तान पे और हमारे यहाँ एक पूरी कार्रवाई जो पेंडिंग केस है वो पुख्ता होगी। अब तक वो पुख्ता नहीं थी, ये अपने आप में एक नई चीज होगी, सक्सेसफुल होगी कि हम पूरी अपनी कार्रवाई कर हम पाकिस्तान को एक पूरी जानकारी हमारे कोर्ट्स में क्या वो उसकी दे पाएंगे। ओके, नहीं मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ RSN सिंह साहब, क्योंकि ब्रैगिंग राइट्स तो मिलते हैं सरकार को, ये कहने का मौका तो मिलता है बीजेपी को कि देखिए हमने डेविड हेडली की डेपोजिशन करा दी, लेकिन टू व्हाट एंड? वो एक्चुअली हमें कैसे हेल्प कर रहा है? और जहां हम डिप्लोमेटिकली इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्या करें, उस सिनेरियो में ये कितना हेल्प करता है? देखिए, दिस इज टू एन एंड मैडम कि हमने वो कोई इंटरोगेशन, तो आप कहें तो हमने ऐसा कोई इंटरोगेशन नहीं किया क्योंकि हम उस हालत में नहीं थे कि हम उसका इंटरोगेशन कर सकें फॉरेन सॉइल पे। लेकिन ये जो डिपोजिशन है, दिस इज अ वॉलंटरी डिपोजिशन। तो जो वॉलंटरी डिपोजिशन जब ये हो रहा है तो इसका एक ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि कल को ये यूएस और जो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपको अब एक रेड लाइन ड्रॉ करना होगा कि भाई ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म ये क्या होक्स है या ये सिर्फ आपके लिए है? आप जिसको भी डिक्लेयर कर दें टेररिस्ट, आप ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपके पीछे पीछे चलते रहें। तो ये कहानी कहीं खत्म होनी चाहिए इसके बाद से।
दूसरी एक अहम बात है कि आपने तमाम कहा, यहां पे आप जब भी कोई डिबेट करें तो पाकिस्तान खुद दहशतगर्द का शिकार है। आप नेशनल एक्शन प्लान चला रहे हैं, ज़रब-ए-अज़्द चला रहे हैं, आप अभी इन्होंने वहां स्कूल और बाय द वे द हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो इन पाकिस्तान, क्योंकि ये खुद दे आर रीपिंग देयर ओन हार्वेस्ट। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए लाल मस्जिद फ्लरिश कर रहा है, मौलाना जो अजीज है वहां का ये वो बयान पे बयान दिया जा रहा है। नहीं, यही तो बात है कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है टेरर को डील करने के लिए, और इसलिए वहां की जनता मैडम मेरी एक बात मेरी सुन लीजिए जी। मेरा अपना संदेह क्या है, आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जितने ये दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो इनके न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट में बहुत जोर से इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं कि ये इनके खिलाफ ये कार्रवाई करने में डर रहे हैं। जिसको भारत को टैकल करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली उज्जवल निकम से। वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे सारे 2611 के केस पे, और उनसे जानेंगे कि डेविड हेडली की जो स्टेटमेंट है उसकी कितनी अहमियत है। जाएगा नहीं। डेविड हेडली ने यहां तक आज कहा है कि वो खुद 7 बार पहले आए थे मुंबई अटैक्स की रेकी करने के लिए। 3 अटेम्प्ट किए गए मुंबई को अटैक करने के लिए, और फाइनली 26/11 को जाकर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ, जिसमें 166 जाने गई हैं। आज पूरी जो बातें हैं वो फिर से सामने आई है। पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज आवाज अड्डा में। सुधाकर जी, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि बहुत ही डाउटफुल है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को जाकर अरेस्ट करेंगे इसके बेसिस पर, और ये ट्रायल आगे बढ़ेगी। ये देखिए, एक बात हमें बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको वो सेफगार्ड करेंगे जी। उनसे ये उम्मीद करना कि वो हमारे इंटरेस्ट में काम करेंगे, ये उम्मीद ही गलत है। पहली बात सुधाकर जी, बस यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि उज्जवल निकम है हमारे साथ फोन लाइन पर। उज्जवल निकम जी, आज जो डेविड हेडली ने अपना स्टेटमेंट दिया है और अप्रूवर बने हैं, लीगल टर्म्स में ये कितना जरूरी है? तमन्ना, एक बात जरूर है कि डेविड हेडली दुनिया के लीगल हिस्ट्री में पहली बार एक अमेरिकन टेररिस्ट जिसने फॉरेन कंट्री में लाइव एविडेंस दिया है, और कानूनी तौर पर अगर एक कोई गुनहगार खुद इकबाली बयान देता है और अगर हमारे पास उसके लिए कोई कोराबोरेटिव एविडेंस है तो ये बड़ा अहम सबूत माना जाता है कानून के। मैंने पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान का एविडेंस एक्ट और हमारा कानून, दोनों कानून सेम है, और उसकी वजह से आज तक डेविड हेडली के बारे में जो पुलिस अधिकारी जो जानकारी ली थी सिर्फ वो इंट्रोगेशन बाय पुलिस, लेकिन ये पहली बार है कि डेविड हेडली ने ऑन ओथ गवाही दी है, और ऑन ओथ एविडेंस गवाही देना एक अलग अहम इम्पोर्टेंट रहता है। उज्जवल निकम जी, यहाँ पर इस डिबेट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या पाकिस्तान इस गवाही को एक्सेप्ट करेगा और 26/11 की ट्रायल जो उन्होंने इतनी धीमी कर रखी है, शैम कर रखी है, उसको वो आगे बढ़ाएगा? क्या हमें ये उम्मीद करनी चाहिए? तमन्ना, पाकिस्तान का आज तक जो रवैया हमने देखा है, हर वक्त पाकिस्तान कोई न कोई छुटक सबक सिखाता रहा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ साजिश नहीं हुई थी, फिर भी पाकिस्तान कहता था कि हमें सबूत दो। किसके सबूत, क्या सबूत चाहिए पाकिस्तान को? हमने तो सबूत कई बार उनको दिए हैं, और 1 मिनट, और सबूत जो दिए उसमें पाकिस्तान कहा कि ये सबूत नहीं है। जो साजिश हुई वो पाकिस्तान के लैंड पर हुई है, साजिश हमारे देश में नहीं हुई थी 26/11 की। फिर भी आज ये ऐसा लाइव एविडेंस है जिसको पाकिस्तान कभी भी नकारा नहीं सकता। जो हमारा फाइनल एम है, और उज्जवल निकम जी प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे बाकी पैनलिस्ट भी जुड़ रहे हैं इसमें। सतीश मानी शिंदे जी, जो हमारा फाइनल एम है कि हाफिज सईद को सजा मिले, कि लखवी को सजा मिले, वो कैसे होगा? अब देखिए, जो सजा देनी है उनको मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। सजा वही होना चाहिए जो
उसामा बिन लादेन को हो गया था। ओके, देखिए मैं क्या कुछ कहना जी सुधाकर जी, पहली बात हमें एक बात समझ लेनी होगी कि लादेन का भी जो हुआ है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की मदद के बगैर नहीं हुआ है, अमेरिका कुछ भी कह ले। तो यहाँ ये सवाल आता है कि हमें जब तक पाकिस्तान से वहाँ के आम लोगों की या आर्मी की या गवर्नमेंट की किसी की मदद जब तक नहीं मिलती तब तक हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी ये बात कि सबूत जो हम दे रहे हैं और जो कानूनन एडमिसिबल भी हो सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान उनको मानेगा? क्योंकि इसके बाद जो कुछ सबूत सामने आए हैं उसके आगे तफ्तीश होनी है और वो तफ्तीश पाकिस्तान पुलिस ने करनी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करनी है और उसका इस्तेमाल करना है। तो जब अगर वहां उनकी इच्छा ही नहीं, वो अगर करना ही नहीं चाहते तो आप चाहे जितना सबूत दे दीजिए जी, तो अगर वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो सुशांत सरीन, सारी बातों का एक कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है कि हमारे पास इस हेडली के बयान को यूज करने के डिप्लोमेटिक चैनल ही बचे हैं, जहां पर अब अमेरिका से हमको बात करनी है और उम्मीद करनी है कि वो प्रेशर डालें। ठीक नहीं, देखिए अमेरिका तो वो करेगा जो अमेरिका के मफाद में है और हमको वो करना चाहिए जो हमारे मफाद में है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमेरिका अगर हमारी कुछ मदद की है तो ऑब्वियसली उसके अवज में उनको कुछ मिला होगा हमसे, या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या वो एक तरीके का जेस्चर होगा हमारी तरफ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इस दहशतगर्दी के गिरोहों को तोड़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो उनके भारत के अंदर समर्थक हैं, चलिए पाकिस्तान को हम कुछ नहीं कर पाते, अपने देश के अंदर तो कर सकते हैं, उन्हीं को आप जरा खदेड़ दें तो काफी हद तक आपकी टेररिज्म की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। पाकिस्तान को भी संभालने के बड़े तरीके हैं, लेकिन फिर उसके लिए जरूरी ये है कि ये ना हो कि जो पॉलिसी बने वो सरकार बदलने के साथ पॉलिसी भी बदल जाए, या वही एक घिसी पिटी सी पॉलिसी बार बार रिपीट हो जो आजकल होती है। मेरे ख्याल इससे आगे निकल करके एक नेशनल रिजॉल्व बना करके, जो शायद मेरे ख्याल मानिशिंदर साहब भी पहले कह रहे थे, उसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के समाज को आकर्षित करने के चक्कर में रहे, पाकिस्तान की सरकार के सहयोग के लिए वेट करते रहे, तो फिर आप सारी उम्र वेट करते रहे, आपको वो नहीं मिलेगा। आप जब तक उनके गले को अपने अंगूठे के नीचे नहीं रखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इफ्तिखार शिराजी, पाकिस्तान में डेविड हेडली के बयान को कैसे रिसीव किया जा रहा है? क्योंकि हमारे लिए ये एक बड़ा मौका है कि जो लोगों ने यहाँ पर मुंबई में 166 लोगों को मारा, उनको कम से कम हमें इंसाफ मिले। तमन्ना जी, मेरे ख्याल में अब तक जो हम डिबेट कर रहे हैं, लगता है ये कि शायद हम डेविड हेडली के बयान को ऐसे ले रहे हैं कि इससे पहले तो कोई एविडेंस था नहीं और अब एक बहुत बड़ा एविडेंस हाथ आ गया, तो अब इस केस को किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचना चाहिए। मेरा ख्याल डिबेट ये नहीं होनी चाहिए। डिबेट बुनियादी तौर पे ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर इस मामले को एविडेंस है भी से तो आगे प्रोसीड क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट की क्या मुश्किलात हैं। आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो अफगानिस्तान के जिहाद के अंदर शामिल रहे हैं, उनको 9/11 के बाद जो एक नैरेटिव हमने डेवलप किया, उनको तो टेररिस्ट हमने डिक्लेयर किया और उनके खिलाफ हम मुल्क के अंदर भी और बाहर भी जंग लड़ रहे हैं, और वो भी पूरी तरह अभी तक पाकिस्तान की कौम ने उसको ऑन नहीं किया। इनफैक्ट हम जब कहते हैं कि बहुत सारे दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेटर मौजूद हैं, तो वो जब नेशनल नैरेटिव हमने डेवलप किया है कि वो लोग के जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे हैं वो बुनियादी तौर पर टेररिस्ट है और उनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, उनको मारना चाहिए, तो बहुत सारे लोग हमें उनको सपोर्ट करते हैं। अब मैं बात आगे जो करने जा रहा हूं वो ये है कि जो कश्मीर के अंदर लोग जिहाद कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान में उनके मुतालिक कोई नैरेटिव डेवलप नहीं हुआ। तो अगर आप पाकिस्तान से ये डिमांड करें कि वो लोग जो कश्मीर का जिहाद लड़ रहे हैं और इंडिया के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टेट अवे एक छोटी मोटी एविडेंस को लेकर उनके खिलाफ एक उनको हॉट केस करेगा और उनको जाके मारेगा और उनको जाके उनको ट्रायल करेगा और उनको सजाएं देगा, तो मेरे ख्याल में फिर ये इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में कैसा नैरेटिव नहीं है। और बहुत ही आप फ्रैंक बात कर रहे हैं और इफ्तिखार जी आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन फिर RSN सिंह साहब, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्या हम अमेरिका से मांगते रहे कि प्लीज इनको आप कुछ दबाव डाल दीजिए, या हम रुकते रहे, या जैसे सुशांत कह रहे हैं बेस्ट पॉइंट है कि हम डेविड हेडली के इस बयान के थ्रू ये तो पता करें या ये एस्टैब्लिश करें लीगली कि यहाँ उनको किसने मदद की?
तमन्ना जी, मैं ये कहूंगा कि 1 बिलियन बिल्कुल, ये जो डिप्लोमेटिक कोशिश है ये जारी रहनी चाहिए और एक अच्छी आज एक वो डिप्लोमेटिक एफर्ट का एक अच्छा एक उदाहरण रहा है जो भी ये लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जनाब ने बोला ओसामा बिन लादेन वाले की पाकिस्तान की मदद की, मैं इस बात से बिल्कुल तवज्जो रखता हूं, बट डिफरेंस ये था कि दे वर आर्म ट्विस्टेड। अब बात ये है हमारे सामने, मसला ये है कि पाकिस्तान को कैसे आर्म ट्विस्ट किया जाए। तो मैं बहुत फ्रैंकली इस पे मैं बोलूंगा कि देखिए, मैंने सारे विकल्प पर बहुत गौर फरमाया है और विकल्प यही है कि प्रॉक्सी वॉर का जवाब प्रॉक्सी वॉर होना चाहिए। जो डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है कि इनको भी थोड़ा चुभने दो, इनको भी थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये क्या रूप लेगा। कई सारे व्यूज निकल कर आ रहे हैं। समय समाप्त हुआ है इस डिबेट में सिंह साहब, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी इस बातचीत को समाप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन अंत में ये जरूर निकल कर आया कि डेविड हेडली के खुलासे ने इस बात को प्रूव कर दिया जो भारत कई समय से कह रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं थे। ये कुछ ऐसे रोग एलिमेंट्स उठकर नहीं आए थे पाकिस्तान से जिन्होंने मुंबई में आतंक किया था। ये पाकिस्तान सरकार के कई लोगों के जाने माने लोग थे और इसका अंत वही लीगल और लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर आवाज अड्डा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।